वाष्पोत्सर्जन, अनुक्रम तालिका, सामान्य परिचय। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्र एवं इसके प्रकार, रंध्रांक अर्थात हिस्टोमीटर इंडेक्स, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि एवं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। सर्वप्रथम परिभाषा, पौधों में जल का अवशोषण उसकी जड़ों अर्थात मूलों द्वारा किया जाता है तथा इस अवशोषित जल को रसारोहण की प्रक्रिया द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है। पौधों द्वारा आवश्यकता से कई अधिक मात्रा में जल अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन अवशोषित जल का सिर्फ 1% भाग ही उसकी उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है तथा शेष जल उसके वायवीय भागों द्वारा वाष्प तथा कभी कभी द्रव के रूप में उड़ा दिया जाता है। पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपिरेशन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाष्पीकरण से बहुत भिन्न है। नीचे दी गई टेबल में इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है जो किसी भी मुक्त सतह से संपन्न हो सकती है। यह अनियंत्रित क्रिया है, जीवित या अजीवित किसी भी सिस्टम या सतह से हो सकती है। इस क्रिया से कोई भी सरफेस या सतह सूख जाती है। वाष्पीकरण की क्रिया में किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन यह एक जैविक क्रिया है जो कि केवल पादपों में ही संपन्न होती है। यह नियंत्रित क्रिया है जो कि गार्ड सेल्स अर्थात द्वार कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। पौधे के पत्तियों की सतह को नम और ठंडा रखती है। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के बल जैसे विसरण, परासरण एवं वाष्प दाब भाग लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। पौधे के सभी वायवीय भागों से जल की हानि हो सकती है, लेकिन पौधे की पत्तियां अर्थात लीव्स वाष्पोत्सर्जन के मुख्य अंग हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, हिस्टोमीटर ट्रांसपिरेशन, उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सर्वप्रथम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय सतह पर मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र अर्थात स्टोमेटा कहा जाता है। इन छिद्रों से जल वाष्प विसरित होकर वातावरण में चला जाता है। रंध्रों द्वारा जल के वाष्पन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात स्टोमेटर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधों में लगभग 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन पौधे के तने एवं पर्ण की अधिचर्म पर पाई जाने वाली मोम जैसी परत उपचर्म या क्यूटिकल कहलाती है। इसकी मोटाई अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है तथा इसका मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन को रोकना है, लेकिन इसमें पाई जाने वाली दरारें एवं इसके कहीं कहीं पर पतली होने के कारण लगभग 10 to 20% वाष्पोत्सर्जन इनके द्वारा ही संपन्न होता है। उपचर्म द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तीसरा, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अनेक काष्ठीय पौधों के तनों में उसकी छाल में कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र कहा जाता है। इन वातरंध्रों द्वारा लगभग 0.1% जल की हानि होती है। यह वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्र एवं प्रकार। रंध्र अर्थात स्टोमेटा पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र है।
प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट प्रकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें रक्षक द्वार कोशिकाएं अर्थात गार्ड सेल्स कहते हैं। डाइकॉट्स अर्थात द्विबीजपत्रियों में गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं किडनी के आकार की एवं एक बीजपत्री अर्थात मोनोकॉट्स में डंबल शेप्ड होती है। द्वार कोशिकाओं में हरित लवक, जीवध्रुव एवं केंद्रक पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर विभिन्न आकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती है, जिन्हें सहायक कोशिकाएं, सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। रंध्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों में रंध्रों का स्थान और वितरण दोनों सतहों पर एक समान नहीं होता है। वितरण व्यवस्था के आधार पर रंध्र 5 प्रकार के होते हैं। सेब अर्थात एप्पल टाइप, आलू या पोटैटो टाइप, जई या ओट टाइप, जल लिली अर्थात वाटर लिली टाइप एंड पोटामेजेटॉन टाइप। सर्वप्रथम सेब प्रकार। इसमें रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, जैसे सेब, शहतूत। इस प्रकार की पत्ती अधोरंध्री हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहलाती है। द्वितीय आलू प्रकार। इसमें रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आलू, गोभी, टमाटर, मटर, सेम। इस प्रकार की पत्ती एम्फिस्टोमेटिक, उभयरंध्री व असमरंध्री कहलाती है। तृतीय जई प्रकार। इसमें रंध्र पत्ती की दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। उदाहरण मक्का, जई, घासें इत्यादि। ऐसी पर्ण उभयरंध्री व समरंध्री कहलाती है। वाटर लिली टाइप। इसमें रंध्र केवल पर्ण की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। उदाहरण जल लिली, निम्फिया। ऐसी पत्ती अधिरंध्री पर्ण कहलाती है। पोटामेजेटॉन टाइप। इसमें रंध्र या तो कंप्लीटली एब्सेंट या कार्यहीन होते हैं, जैसे पोटामेजेटॉन। ऐसी पत्ती अरंध्रीय पर्ण भी कहलाती है। रंध्रांक या स्टोमेटा इंडेक्स। डाइकॉट्स में स्टोमेटा पत्ती की सतह पर बिखरे हुए होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में स्टोमेटा पत्ती की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। सीरोफिटिक स्पीसीज में स्टोमेटा बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में धसे हुए होते हैं। ऐसे रंध्र सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहलाते हैं। पत्तियों में रंध्रों की प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या 100 से 50,000 तक होती है। प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या रंध्र बहुलता अर्थात स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इकाई क्षेत्र में उपस्थित बाह्य त्वचीय कोशिकाओं और रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना को स्टोमेटा इंडेक्स अर्थात रंध्रांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला है स्टोमेटा इंडेक्स इक्वल्स S/E+S × 100, जहाँ SI अर्थात स्टोमेटा इंडेक्स या रंध्रांक, S डिनोट्स फॉर रंध्रों की प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या एंड E डिनोट्स फॉर इकाई क्षेत्र में अधिचर्मीय कोशिकाओं की संख्या। रंध्रों की खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। रंध्रों के बंद होने एवं खुलने की क्रिया उनकी द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। रंध्र की संरचना के अनुसार द्वार कोशिकाओं के अंदर की ओर भित्ति मोटी होती है तथा बाहरी भित्ति पतली होती है। जब द्वार कोशिका में स्फीति अर्थात टर्जिडिटी बढ़ती है, तब बाहरी भित्ति
बाहर की ओर फैल जाती है, जिसके कारण अंदर वाली भित्ति खींचकर बाहर की ओर आ जाती है और रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाएं प्रेषित अर्थात शिथिल हो जाती है, तब इनकी बाहरी और अंदर की भित्ति अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। फलस्वरूप रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। नीचे दिए गए चित्र में रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया प्रदर्शित की गई है। प्रथम चित्र में जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिडिटी अवस्था में है, फलस्वरूप स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है। सेकंड कंडीशन में जब गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है, अर्थात गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती है, शिथिल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटा बंद हो जाता है। रंध्र गति की खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है, जिनमें से मुख्य है रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत। साधारणतः यह देखा गया है कि रंध्र प्रकाश में खुले रहते हैं, जबकि अंधकार में बंद हो जाते हैं। वॉन मोल का विश्वास था कि द्वार कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण गार्ड सेल्स का परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तथा ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से जल अवशोषण होकर रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा खोल जाते हैं। इसके विपरीत अंधकार में गार्ड सेल्स के अंदर उपस्थित शर्करा अर्थात ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब कम हो जाता है। इससे उपस्थित उनके अंदर जल के बाहर निकल जाने से रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती है तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। इसे निम्नानुसार समझाया गया है, लेकिन यह वाद स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही कम होती है, अतः इसमें ग्लूकोज या शर्करा पर्याप्त मात्रा में एकत्रित नहीं होती, जिससे परासरण दाब की मात्रा भी नहीं बढ़ती तथा साथ ही यह भी देखा गया है कि रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए पूर्ण रूप से असमर्थ पाए गए हैं या उनमें बहुत ही कम प्रकाश संश्लेषण होता है। द्वितीय, स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत। यह मत सायरे के द्वारा दिया गया था। सायरे के अनुसार स्टोमेटा अंधकार में भी उदासीन या क्षारीय पीएच पर खुलते हैं, जबकि अम्लीय पीएच में प्रकाश की उपस्थिति में भी रंध्र बंद हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि रक्षक कोशिकाओं का पीएच स्टार्च ग्लूकोज परिवर्तन को कंट्रोल करता है, जो कि रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को निर्धारित करता है। रक्षक कोशिकाओं का पीएच किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसे नीचे दिए गए आउटलाइन के द्वारा समझाया गया है। कई वैज्ञानिकों जैसे इयन तुंग एवं स्टीव वॉर्ड ने उक्त सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने बताया कि स्टार्च शर्करा परिवर्तन रक्षक कोशिकाओं के परासरण दाब में वृद्धि के लिए अपर्याप्त है और इस कारण रक्षक कोशिकाएं स्फीत नहीं हो पाती। तृतीय, स्टार्च ग्लूकोज अंतर परिवर्तनवाद। येन तुंग ने यह बताया कि रक्षक कोशिकाओं में फास्फोरिलीज एंजाइम उपस्थित होता है तथा गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि के लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ग्लूकोज एवं फॉस्फेट में टूटना आवश्यक है, जिस हेतु फास्फोरिलीज एंजाइम अति आवश्यक है। स्टीव वॉर्ड ने रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के लिए निम्न स्कीम दी। आधुनिक समय में अनेक वैज्ञानिक स्टार्च शर्करा परिवर्तन विचारधारा को
निम्न कारणों से ठीक नहीं मानते। उनमें प्रमुख है, मोनोकोट्स पौधों में गार्ड सेल्स में स्टार्च नहीं बनता। प्रकाश में जिस समय द्वार कोशिकाओं में स्टार्च समाप्त हो जाता है, शर्करा नहीं बनती, लेकिन मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। स्टार्च ग्लूकोज परिवर्तन इतना धीमा होता है कि इससे रंध्रों का खुलना या बंद होना संभव नहीं है। रक्षक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की अपर्याप्त उपस्थिति उसके पीएच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती, जो स्टार्च शर्करा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। स्टार्च की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन हुए रंध्र दोपहर में बंद हो जाते हैं। कुछ पौधों की गार्ड सेल्स में स्टार्च अनुपस्थित होता है, फिर भी उनमें रंध्रों का खुलना एवं बंद होना अति सामान्य प्रक्रिया है। रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के बिना निर्भरता के प्रकाश एवं तापक्रम के द्वारा खुलते रहते हैं। चतुर्थ, ग्लाइकोलेट उपापचयवाद। जेलिच ने यह वाद प्रस्तुत किया। उनके अनुसार गार्ड सेल्स में ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण होना रंध्रों के खुलने में सहायक है। ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर होता है। जेलिच ने बताया कि ग्लाइकोलेट कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, जिससे गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होती है और एटीपी निर्माण में भी भाग लेता है, जिससे रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी द्वारा प्रदान होती है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट शटल द्वारा एटीपी निर्माण दर्शाया जाता है, जो NADPH के पुनर्ऑक्सीकरण में काम आता है। और जेलिच का यह विश्वास था कि इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाला एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट गार्ड सेल्स में जल के सक्रिय पंपिंग के लिए भी काम आता है। यह सिद्धांत कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को समझाता है, लेकिन इस सिद्धांत में फिर भी कुछ कमियां हैं। यह सिद्धांत अंधकार में कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन पर रंध्रों के खुलने को पूरी तरह नहीं समझाता। एटीपी का रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में सहायक होना पूर्णतया काल्पनिक है। एलावे एंड मैन्सफील्ड ने बताया कि फोटोफॉस्फोरिलेशन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता पर भी स्टोमेटा खुल जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में निर्मित एटीपी स्टोमेटल ओपनिंग के लिए आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ण अनुपस्थिति में प्रकाश में रंध्रों के खुलने को भी नहीं समझाता। पंचम, प्रोटॉन स्थानांतरण या सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण सिद्धांत। लेविट 1974 ने रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के प्रोटॉन स्थानांतरण सिद्धांत को समझाया। इस सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम आयन रंध्र खुलने में अति महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। इनके अनुसार प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसका मैलेट और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएशन अर्थात वियोजन हो जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन गार्ड सेल से बाहर निकलते हैं तथा पोटेशियम आयन गार्ड सेल में प्रवेश करते हैं। पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में उपस्थित मैलेट से क्रिया कर पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं, जो कोशिका की वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। पोटेशियम मैलेट की उपस्थिति में सहायक कोशिकाओं से जल पराश्रित होकर गार्ड सेल्स में पहुंच जाता है। गार्ड सेल्स के स्थित होने से स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसके विपरीत प्रक्रिया होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। नोगल और फ्रिट्ज ने इसे निम्न रूपरेखा द्वारा समझाया। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम पुष्टि 1967 में फ्यूजिनो ने की। उनके अनुसार रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम बाह्य त्वची या सहायक कोशिकाओं से प्रवेश करते हैं।
इसे ऑटो रेडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोप्रोब प्रयोगों द्वारा भी प्रमाणित किया जा चुका है। फ्यूजियोना द्वारा प्रस्तुत यह मॉडल रसो परासरणी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के आधार पर रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। जल का स्थानांतरण सदैव अत्यधिक जल विभव से कम जल विभव की कोशिका में होता है। इससे सहायक कोशिकाओं से जल का प्रवेश गार्ड सेल्स में होता है। गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि इनके समीपवर्ती कोशिकाओं से आयन के प्रवेश के कारण होती है। पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं से प्रोटॉन बाहर आते हैं। यह क्रिया एक कलाबद्ध एंजाइम प्रोटॉन एटीपीएज द्वारा उत्प्रेरित होती है। गार्ड सेल से प्रोटॉन निकल जाने पर पोटेशियम आयन का इनमें प्रवेश इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अर्थात वैद्युत रासायनिक विभव की धनात्मक दिशा में स्थानांतरण की सामान्य निष्क्रिय प्रक्रिया है। गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन को संतुलित करने वाला प्रमुख ऋणायन मैलेट है, जो कि मैलिक अम्ल से प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल का निर्माण रंध्र खुलने की प्रक्रिया में होता है, जिसके आयनीकृत होने पर मैलेट और प्रोटॉन्स प्राप्त होते हैं। मैलिक अम्ल संश्लेषण के लिए स्टार्च की आवश्यकता होती है। द्वार कोशिकाओं में स्टार्च की अनुपस्थिति में क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन के संतुलन आयन का काम करते हैं। अंधकार में मैलिक अम्ल निर्माण न होने के कारण प्रोटॉन पंप कार्य नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वैद्युत रासायनिक विभव के आधार पर गार्ड सेल से पोटेशियम आयन व क्लोराइड आयन की निष्क्रिय गति संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सभी जीवधारियों की भांति पौधों के लिए जल का विशेष महत्व होता है, लेकिन फिर भी पौधों द्वारा अवशोषित जल का 90% भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा दिया जाता है। जल की कमी की अवस्था में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि पौधे के लिए एक समस्या बन जाती है। कुछ वैज्ञानिक वाष्पोत्सर्जन को पौधों के लिए एक आवश्यक दुर्गुण अर्थात नेसेसरी एविल मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक वाष्पोत्सर्जन को पौधों के लिए लाभदायक मानते हैं। स्टोमेटा, जिनके द्वारा अधिकांश वाष्पोत्सर्जन होता है, मुख्य रूप से गैसों के आदान प्रदान के मार्ग है, परंतु इस प्रक्रिया में जल भी वाष्प के रूप में निकल जाता है और इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। वाष्पोत्सर्जन के निम्न लाभ हैं। सर्वप्रथम, जल के परिसंचरण में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल के संवहन या रसारोहण में सहायक होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के कारण ही जड़, तना और पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में एक सक्शन प्रेशर अर्थात चूषण बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप पौधे में जड़ों द्वारा जल अवशोषित होकर उसके विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही पौधों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। सेकंड, खनिज लवणों का अवशोषण एवं परिवहन। सामान्यतः मिनरल्स अर्थात खनिज लवणों का अवशोषण एक सक्रिय प्रक्रिया है, लेकिन लवणों की कुछ मात्रा जल के साथ निष्क्रिय रूप से भी अवशोषित की जाती है। अवशोषण के पश्चात जब लवण वाहिकाओं में पहुंच जाते हैं तो उनका विभिन्न अंगों को स्थानांतरण जल के साथ होता है, लेकिन ज़ीरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होने के बाद भी उनमें खनिज पदार्थों की प्राय कमी नहीं होती है। अतः वाष्पोत्सर्जन केवल पदार्थों के स्थानांतरण में गति लाती है। तीसरा, तापक्रम संतुलन। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा की बड़ी मात्रा पौधे के पत्तियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो बाद में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यदि इस ऊर्जा का प्रयोग किसी भी काम में न किया जाए तो पौधे का तापमान इतना बढ़ सकता है कि यह केवल कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही जीवित रह सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि सौर ऊर्जा का उपयोग पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में किया जाता है, तथा जिस प्रकार एक मटकी की सतह से जल के वाष्पीकरण से उसमें रखा जल ठंडा रहता है, ठीक
उसी प्रकार पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन होने पर पत्तियों का तापमान कम होता है, परंतु स्वयं वाष्पोत्सर्जन पूर्ण अवशोषित विकिरण ऊर्जा को विसरित नहीं कर सकती। इसके अलावा जब पौधों के सभी रंध्रों पर यदि वैसलीन लगाकर वाष्पोत्सर्जन बंद कर दिया जाए तो उनका ताप बहुत अधिक नहीं बढ़ता। ज़ीरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने के बाद भी उन पर अधिक तापकरण के कारण कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ मांसल पौधों में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम सहने की क्षमता होती है। पौधों में ताप का नियंत्रण सामान्यतः विकिरण की भौतिक क्रियाओं द्वारा होता है। वास्तव में पौधों में वाष्पोत्सर्जन हानिकारक प्रभाव ही डालता है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल की दर से अधिक हो तो पौधा मुरझा जाएगा और इस प्रकार जल अभाव की स्थिति में पौधे के सभी शरीर पर क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं का बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों की आंतरिक संरचनाओं के कारण उत्पन्न एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। जल से पूरी तरह ओतप्रोत मीज़ोफिल तथा उसके अंतरकोशिकीय अवकाश का रंध्रों द्वारा बाहरी वायुमंडल से सीधा संबंध फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है। लेकिन पत्तियों की इस प्रकार की आंतरिक रचना के कारण वाष्पोत्सर्जन का होना आवश्यक हो गया है। शायद इसीलिए कॉर्टिस ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक हानि कहा है। ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल। धन्यवाद।